हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 के लिए। इसमें से बच्चों हमने सारे ही कार्यपत्र कंप्लीट कर लिए थे। आपने देख लिए होंगे, सारे ही कार्यपत्र हमने अपने चैनल पर हल करके डाल दिए हैं। तो आज हम इस हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 के लिए जो बनाई है प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका, इसकी सारी गतिविधियां लेकर आए हैं। आपके कार्यपत्र के बीच बीच में गतिविधि नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये दे रखी हैं। तो ये सारी ही गतिविधियां हम आज इस वीडियो में हल करेंगे। सबसे पहली गतिविधि नंबर 1 है गतिविधि व्यंजन के भेद, यानी कि उच्चारण स्थान कौन सा है, इनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, आपके समझने की बात है, जो व्यंजन मूलतः कंठ की सहायता से उच्चारित होते हैं वे कंठ्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, न और ह। इनको आप बोलोगे तो आपके कंठ से, यानी गले में जो कंठ होता है उसके अंदर से आवाज उच्चारण इनका किया जाता है, इसलिए इनको कंठ्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है। सेकंड लाइन है, जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय तालु का उपयोग किया जाता है वे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ई, ई, च, छ, ज, झ, न, य, स। ठीक है ना। ये तालु का उपयोग किया जाता है। तालु जो हमारा मुंह के अंदर जीभ होती है, नीचे का हिस्सा होता है, और ऊपर का जो हिस्सा होता है अंदर का, वो तालु कहलाता है। फिर है, जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा होता है ये व्यंजन मूर्धन्य कहलाते हैं। जैसे कि ट, ठ, ढ, ड, न और इसके अलावा श और न। ठीक है। तो ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। आपकी जीभ ऊपर आगे की साइड में, मुंह के आगे की साइड में ऊपर की तरफ टच होती है। इनको बोलते समय ट, ट, ठ। ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण दांतों की सहायता से किए जाते उन्हें दंत्य व्यंजन कहते हैं। जैसे त, थ, द, ध, न और स, व। तो इन व्यंजनों को जैसे ही आप बोलोगे, आपकी जीभ दांत, जो आगे के दांत हैं, उनसे आगे का हिस्सा जीभ का टच होता है थोड़ा सा। ठीक है। उसके बिना इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। जिन व्यंजनों का उच्चारण होठों की सहायता से किया जाता है उन्हें ओष्ठी व्यंजन कहते हैं। तो इनमें होठों का प्रयोग होगा आपके प, फ, ब, भ, म। तो ये देखिए, आप दोनों होठ आपस में एक बार टच होते हैं, इनके बिना ये उच्चारण नहीं होते हैं। तो इनको ओष्ठी व्यंजन कहते हैं। फिर अगला है, उच्चारण की दृष्टि से जिन व्यंजनों की स्थिति स्वर तथा व्यंजन के बीच होती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। ये स्वर और व्यंजन दोनों के बीच की स्थिति होती है। ठीक है। जो व्यंजन उच्चारण के समय मुख से ऊष्मा उत्पन्न कर दें उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, 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 ह। ठीक है। तो इससे हमारे मुंह से थोड़ी सी ऊष्मा, यानी कि बाहर आती है, हवा बाहर आती है, ऊष्मा बाहर आती है। ठीक है। अब यहाँ कुछ निर्देश हैं, उनको पढ़ लेते हैं। तो पहला निर्देश देखिए, शिक्षक ऊपर दी गई जानकारी को उदाहरण सहित बच्चों से साझा करेंगे। इस प्रक्रिया की आवृत्ति को छात्रों की आवश्यकता अनुसार करेंगे। यानी कि आप जब कक्षा में आपके टीचर पढ़ाएंगे तो उस समय नंबर से आप इन सारे ही अक्षरों को, व्यंजन को बोल करके देखेंगे और बताएंगे कि आपकी जीभ कहाँ टच होती है या नहीं होती है। ठीक है। शिक्षक व्यंजनों को श्यामपट्ट पर क्रमबद्ध रूप से ना लिखकर बिखरे हुए लिखेंगे, यानी कि अलग अलग प्रकार से लिखेंगे, जैसे मैंने ऊपर लिखे थे। श्यामपट्ट पर लिखे हुए व्यंजनों को छात्रों द्वारा बारी बारी से उच्चारण करवाएंगे एवं उच्चारण स्थल पूछेंगे। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से करवाएंगे। प्रत्येक बालक की भागीदारी सुनिश्चित हो। छात्र द्वारा सही स्थल बताने पर प्रोत्साहन स्वरूप शाबाशी दें। यानी कि सभी से उच्चारण करवाएंगे। ये आपकी कक्षा के अंदर की जाने वाली गतिविधि है जो आपको और आपके टीचर के साथ करनी है। ये इस तरह से अलग अलग है और इनको बुलवा करके इनके स्थान को आपसे बुलवाएंगे और स्थान को पूछेंगे। अब है, यहाँ आपके कार्य पुस्तिका में जो कार्य करवाना है उसके ये नंबर दिए हुए हैं कि ये कार्य करना चाहिए इनके साथ में।
अब देखते हैं गतिविधि नंबर 2। आइए खेलते हैं, संकेतों की मदद से पहेली को पूरी करते हैं। संकेत यहाँ नीचे दिए हुए हैं। बाएं से दाएं, यानी बाएं से दाएं चलना है अपने को। सूर्य का पर्यायवाची हमने यहाँ भी लिख दिया है सूरज, और यहाँ ऊपर एक में भर दिया है सूरज, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पहेली को भरते जाएंगे। दूसरा है जूता का बहुवचन, बाएं से दाएं में, तो जूते लिख दिया हमने यहाँ दूसरे में, ये देखिए। फिर है लड़ाई, लड़ाई का मतलब है रार, रार लिख दिया तीसरे में। फिर कमल का पर्यायवाची पंकज, तो यहाँ देखिए पंकज लिखा है हमने चौथे में, ये लिख दिया। उसके बाद में है वे का एक वचन वह होता है, वे का एक वचन वे वह होता है, तो वह हमने पांचवें में लिख दिया यहाँ। बातचीत का बहुवचन बातें लिख दिया है ऊपर, ये देखिए छठे में। और सातवें में ठाठ का मतलब सुख, सातवें में लिख दिया। अब ऊपर से नीचे कमल का पर्यायवाची, ऊपर से नीचे जलज, ऊपर से नीचे यानी कि इस तरह से जलज। ठीक है, नंबर 1 में ये लिख दिया। पैरों में पहनने का कसन जुराब, जुराब दूसरे में लिख दिया ऊपर से नीचे। एक संख्यांक 13, ऊपर से नीचे 13 बन रहा है, ये देखिए 13, इसको भर दिया यहाँ। फिर है फूलों की पत्ती का बहुवचन पंखुड़ियाँ, फूल की जो पत्तियाँ होती हैं उनको पंखुड़ियाँ कहते हैं, यहाँ लिख देंगे इसको। और रात का बहुवचन रातें, रातें यहाँ पर पांचवें में आ गया है, यहाँ भर देंगे और हमारी ये वर्क पहेली पूरी हो जाएगी। फिर गतिविधि नंबर 3 है विलोम एवं पर्यायवाची शब्दों की सांप सीढ़ी। सामग्री विलोम पर्यायवाची शब्द सीढ़ी पासा और गोटियाँ। ये सांप सीढ़ी है एक, जो आपके स्कूल में हो तो आप उसमें ऐसे लिख करके और देख सकते हैं। पर्यायवाची शब्द जैसे इसमें जोड़े इस सांप सीढ़ी में दिए हुए हैं, हम देख सकते हैं। जैसे सांप सीढ़ी में देखिए आप पर्यायवाची शब्द पक्षी का खग, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे पक्षी, ये रहा, और इस सीढ़ी से अगर हम ऊपर चढ़ते हैं तो खग आ जाता है, तो हमने यहाँ इनको निकाल के लिख दिया है। दूसरे में है नभ और गगन, तो नभ और गगन देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी सीढ़ी के ऊपर ही लिखा हुआ होगा, तो आपको देखना है, इसको छांटना है। इसको बड़ा करके हम देख लेते हैं, नभ और गगन कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ नभ और गगन, इनको छांटना है हमको और लिखना है, तो मैंने नीचे लिख दिया है। तीसरा है पेड़ और वृक्ष, पेड़ और वृक्ष देखिए, ये पेड़ और ये वृक्ष, इस सीढ़ी से चढ़ेंगे तो वृक्ष आ जाएगा, ये पेड़ का पर्यायवाची शब्द है। फिर चौथा है हाथी, हाथी का क्या होता है उसको भी देख लीजिए आप, ये हाथी और ये इसका गज हो जाएगा। ठीक है, हाथी का गज। उसके बाद में देखिए सुमन का फूल, सुमन कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसका फूल हो जाएगा। फिर वायु का पवन, वायु और पवन, वायु पवन। ठीक है, उसके बाद में है जल और पानी, जल का पानी, तो ये हमने सीढ़ी वाले सारे पर्यायवाची शब्द देखे थे। अब देखिए निर्देश है, खेल की रोचकता बढ़ाने के लिए सीढ़ी चढ़ने वाले विद्यार्थी को लिखे शब्द के अलावा दूसरा शब्द भी बताने को कहा जा सकता है। पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं तो दूसरे भी पूछ सकते हैं। इसी तरह सांप से नीचे आने वाले विद्यार्थी को पहले लिखे विलोम शब्द के स्थान पर दूसरा विलोम शब्द बताने को कहा जा सकता है। और विलोम पर्यायवाची के लिए दूसरे शब्दों को लेते हुए नया चार्ट बनाने का काम करवाया जा सकता है, यानी ऐसी सांप सीढ़ी एक और बनाई जा सकती है या फिर चार्ट बनाया जा सकता है। अब विलोम शब्द हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर सांप सीढ़ी में देखेंगे। सुख का दुख, सज्जन का दुर्जन, रात का दिन, आना का जाना, सही का गलत, बुरा का अच्छा और ऊपर का नीचे। इनको सांप सीढ़ी में देखिए, सांप के अंदर दिखाया गया है, यहाँ देखिए ये सांप है, सबसे लंबा सांप है सज्जन, यहाँ दुर्जन। ठीक है, गलत का सही, दिन का रात, दुख का सुख,
और अच्छा का बुरा, और यहाँ क्या है, ऊपर का यहाँ ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये विलोम शब्द थे। अब और भी कुछ हो सकता है इसका, ठीक है ना। विलोम शब्द अगर हम देखें तो और भी कुछ भी चेंज भी करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गतिविधि नंबर 4। गतिविधि है आशु भाषण की। समय मिलेगा 2 मिनट। सामग्री है शीर्ष बिंदु की पर्ची। तो आशु भाषण यानी कि छोटा सा भाषण होता है जिसमें लगभग 8-10 पंक्तियां ही बोली जाती हैं। और निर्देश दे रखे हैं, शिक्षक सभी विद्यार्थियों को कक्षा में खड़े करके भाषण देने के लिए प्रेरित करेंगे। छात्रों को उनको परिचित परिवेश से संबंधित बिंदुओं पर बोलने के लिए कहेंगे। प्रत्येक छात्र को पृथक पृथक बिंदु देंगे। इस गतिविधि में शिक्षक छात्र की प्रस्तुति, हाव भाव, स्पष्ट उच्चारण, विषय वस्तु का ध्यान रखेंगे। वह गतिविधि के पश्चात सामूहिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। नीचे आशु भाषण के लिए कुछ बिंदु दिए जा रहे हैं। आप भी इसी प्रकार के अन्य बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों दे रखा है पेड़ों से लाभ। अब एक बच्चे को खड़ा करेंगे और उसको पेड़ों से लाभ पर आशु भाषण बोलने को कहेंगे। तो बच्चा बोल सकता है, मैं आपको बोल करके बताती हूँ। जैसे पेड़ पर्यावरण के मित्र होते हैं, पेड़ हरे भरे होते हैं, पेड़ कई प्रकार के होते हैं, पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, पेड़ों से हमें औषधियाँ मिलती हैं, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है यानी कि हमारा वायुमंडल शुद्ध होता है, पेड़ों से हमें लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं, और पेड़ जीव जंतुओं के निवास यानी कि पक्षी अपना घोंसला इनके ऊपर बनाते हैं। कुछ पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं इनके ऊपर, और कुछ पक्षी इनके नीचे या डालियों पर भी रहते हैं। ठीक है, तो यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, यानी कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इस तरह से पेड़ के लाभ के बारे में आशु भाषण बोल सकते हैं। दूसरा मेला है। मेले के ऊपर भी बोला जा सकता है कि हमारे गांव में प्रतिवर्ष दशहरे का मेला लगता है। दशहरे के मेले में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण सॉरी तो दशहरे के मेले में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। ठीक है ना। मेले में बहुत सारी दुकानें लगती हैं, बहुत सारे झूले भी लगते हैं, तो हम झूला झूलना बहुत पसंद करते हैं। मेले के अंदर मिठाइयों की दुकानें लगती हैं, तो उन पर से हम मिठाइयाँ खरीद कर खाते हैं। मेले में बहुत सारे खिलौनों की दुकानें भी लगती हैं, जिनसे छोटे बच्चे खिलौने खरीदते हैं। हमें खिलौने बहुत पसंद है। तो इस तरह से मेले के बारे में बोला जा सकता है। ठीक है ना। इसी तरह से बस स्टैंड, दूध, डेयरी, नीम, यदि मैं सरपंच हूँ, यदि मेरे पापा, रुमाल झपट्टा, वॉलीबॉल, कबड्डी, शेर, मेरी गाय, फलों का राजा, मीठी मीठी मिठाइयाँ, पहिया, धरती, सड़क, हवा, तालाब, बरसात, साला, मेरी प्यारी किताब, घड़ी, आइसक्रीम, माँ ने बनाई खीर, इनके ऊपर आशु भाषण बोला जा सकता है। आशु भाषण में आपको कम से कम 5-10 पंक्तियाँ जरूर आपको बोलनी है। ठीक है। इसके बाद में है गतिविधि नंबर 5। आइए भित्ति पत्रिका बनाते हैं। नीचे दी गई भित्ति पत्रिका को ध्यान से देखिए। नन्ही उड़ान इसका नाम है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नन्ही उड़ान। सामाजिक समस्या विशेषांक।